हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसे कि आपको पता है कि केवीएस और डीटी प्लस भी इनकी दोनों की वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट ईयर 2025 में। केवीएस के लिए 20,000 का बोला और डीटी प्लस बी के लिए 20,000 पदों की बात करी गई है और केवीएस के लिए भी बात करी गई है। अब बहुत सारे बच्चों को कॉमन क्वेश्चन है कि हम इनकी साथ में तैयारी कैसे करें। मैं कब बेसिकली डीटी प्लस भी पीआरटी की तैयारी करूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती, मैं केवीएस अगर पहले आ गया वो भी दूंगी, लेकिन मेरी उसकी तैयारी है, नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ है। अगर हम साथ में दोनों की तैयारी करें तो कैसे करें? पहले तो इनका सिलेबस समझना पड़ेगा। देखो, मैं सिलेबस लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारी एक एक मिनट कीमती है। तो सिलेबस तुम्हें पता भी होगा जब तुम तैयारी करो। ये डीटी प्लस पीआरटी का सिलेबस है, यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, ये सब 20-20 नंबर के होते हैं, ये आपको पता ही होगा। ये सिलेबस कहीं से देख लेना, 100 नंबर के हो गए और 100 नंबर की सीडी पे आती है। यहाँ सबके नंबर मेंशन करे गए हैं। मैं बेसिकली यहाँ पीआरटी की बात करी और किसी की बात नहीं करी। तो अब इनमें कॉमन क्या है, हम सबसे पहले ढूंढेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो, अगर वीडियो आपको टाइम वो है तो वीडियो तेज करके देख लेना, यूट्यूब में तो ऑप्शन होता है तो देख लेना। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, जर्नल इंग्लिश, जर्नल हिंदी, यहाँ पे 10-10 नंबर की आती है, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, सीडीपी। ये देखो, अब इससे बेसिकली कॉमन क्या है, अगर मतलब मैं तैयारी करती दोनों के साथ साथ तो मैं कैसे करती, मैं कंट्री प्लस पीआरटी की तैयारी करूँ, लेकिन मैंने केवीएस भी दे रखा और मेरे रिटर्न में 141 मार्क्स थे। मैंने काफ़ी बार बता रखा है। इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि इंटरव्यू के भी मार्क्स मैटर करते हैं, तो ओवरऑल मैं कट ऑफ से बाहर हो गई थी और मेरे कट ऑफ से शायद 0.5 या 6 नंबर कम थे, जो ओवरऑल 72 बनी थी जब मैंने मैच किया था। चलो वो तो अलग बात है। अगर रिटर्न की तैयारी आप कर रहे हो, इंटरव्यू तो बात का बात है, पहले रिटर्न क्लियर होना चाहिए। अगर इंग्लिश के तो इंग्लिश यहाँ पे देखो 10 नंबर की यहाँ आ रही है और 20 नंबर की यहाँ पे आती है। ये 20 या 80 नंबर का सब्जेक्ट कंसल्ट है, पूरा 20-20 के आते हैं सारे। तो 30 नंबर की इंग्लिश आ रही है। अब ये वाली जर्नल इंग्लिश क्या है और ये वाली इंग्लिश क्या है, तो ये वाली इंग्लिश है पूरी ग्रामर। आपको सिलेबस देखा होगा तो ये वाले इसके सारे टॉपिक भी देखे, नाउन प्रोनाउन, आप सिलेबस देख लेना। ये ग्रामर है और यहाँ पे जो पूछा जाता है वो पैराग्राफ पूछा जाता है। सबसे पहले आप पेपर खोलोगे तो सबसे पहले यही आएगा इंग्लिश के। तो इसमें ना तुम्हारा, अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ, जो पार्ट ए की इंग्लिश है उसमें तो पैराग्राफ आएगा तुम्हारा, पैराग्राफ आएगा, मतलब कॉम्प्रीहेंशन बोल सकते हैं उसे। और तुम्हारी वोकैब आएगी, वोकैब का सेक्शन। तो वोकैब के लिए देखो, या तो नीतू सिंह पढ़ लो, मैंने नीतू सिंह से वो कैब पढ़ी थी, या जितने प्रीवियस ईयर लगे उसमें कर लेना। और पैराग्राफ के लिए या तो इंग्लिश माध्यम ऐप पे फ्री मिलती है ऐप कॉम्प्रीहेंशन, या तो वो कर लो, इंग्लिश माध्यम ऐप से फ्री कॉम्प्रीहेंशन मिलती है। अगर आपकी वीक है तभी करना, लेकिन मेरी इतनी खराब नहीं थी कि मैं पैराग्राफ समझ के नहीं कर पा रही थी। हाँ, डीटी प्लस बी के लिए बहुत जरूरी है डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसका लेवल काफ़ी एसएससी का आता है। केवीएस आसान है तो तुम समझ लेते हो इंग्लिश पैराग्राफ, तो मत करना। अगर वैसे करना चाहो कर लेना, 20 मिनट लगते हैं बस पेपर होने में। वहां से तुम्हारी PQRS भी ठीक हो जाएगी, बहुत सारे वर्ड मीनिंग नए मिलेंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ इंग्लिश का सेक्शन दोनों में कॉमन है। अब ग्रामर के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा था, देखो मैंने ग्रामर के सबके नोट्स बनाए थे, सबके बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से। और उसके बाद मेरे को एक पीडीएफ मिली थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। मुझे एक पीडीएफ मिली थी, उसमें 120 रूल थे ग्रामर के, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने सारा सिलेबस लिख रखा है, आपको सिलेबस दिख रहा होगा। मतलब सिलेबस हमारे उस टाइम तो मैंने पूरा वो भी निकलवा रखा था सिलेबस। तो ये मैंने सारे नोट्स बना लिए थे और नोट्स बनाने के बाद ये इंपॉर्टेंट रूल मुझे कहीं से कोई पीडीएफ मिली थी। अब मुझे अगर वो मिल गई तो मैं आपको भेज दूंगी क्या, मतलब बता दूंगी मैंने कहाँ से ली, मैं कहाँ से भेजूंगी। मतलब मुझे पीडीएफ मिल गई थी, इसमें लगभग 100 रूल थे, मैंने सारे रूल लिख लिए थे जितने आपको दिख रहे होंगे इसके साथ। ये लेकिन ये रूल कब लिखना है, ये रूल जब ही एप्लीकेबल होंगे जब आप पूरी ग्रामर पढ़ लोगे। तो ये मैंने तरुण ग्रोवर सर से पढ़ी थी। तो आप ऐसा नहीं है किससे पढ़ना, आप किसी से ही पढ़ लो जो एसएससी के लिए पढ़ाते हो। रानी मैम की एक वीडियो है, वो देख सकते हो। मुझे मतलब तरुण ग्रोवर सर का अच्छा लगता था तो मैंने उनसे पढ़ा था सारा कंप्लीट, और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनकी सारी शीट भी लगाई थी मैंने जो उन्होंने दी थी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने कोई बैच परचेज नहीं किया था। केवीएस की बात कर रही हूँ मैं। अब बात करते हैं जर्नल हिंदी की। यहाँ 10 नंबर की आती है और यहाँ पे 20 नंबर की आती है। तो इसमें ग्रामर वाला पोर्शन है, उसके लिए देखो मैंने ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं पढ़ा था। आदित्य पब्लिकेशन में से 1-2 चीज़ पढ़ी थी, संज्ञा संधि ये सब।
या ऑनलाइन भी देख लिया था, जैसे मुझे संध्या संधि संज्ञा सर्वनाम में दिक्कत थी तो मैं ऑनलाइन देख लेती थी जो भी वीडियो आई। और जनरल हिंदी में अगर आप हिंदी मीडियम से हो, मैं तो बिल्कुल हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरा पैराग्राफ बिल्कुल ठीक ठाक था, तो मैं कर लेती थी पैराग्राफ। तो ये यहाँ से आपकी ठीक हो जाएगी, हिंदी में आराम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि पैराग्राफ वगैरह सब कर लेते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे कॉमन है, हिंदी इंग्लिश यहाँ 20-20 नंबर की आ रही। तो हिंदी के लिए तो यही हो गया, पूरी ग्रामर हो गई, पैराग्राफ। इंग्लिश के लिए भी सेम ग्रामर हो गई, कॉम्प्रीहेंशन आप यहाँ से लगा लोगे, तो आपके 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये इसके लिए और ये इसके लिए, यहाँ 30 नंबर के हैं और यहाँ पे ये 40 नंबर का है। मतलब अगर इसकी बात करें तो ये 10 यहाँ 20 यहाँ तो 30 और 60 नंबर ये इंक्लूड करा, 40 नंबर ये इंक्लूड करा, तो आपके दोनों एक साथ तैयार हो गए। अब बात करते हैं हम जो इनमें कॉमन है उनकी बात कर लेते हैं। मैथ की बात बाद में करेंगे, क्योंकि मैथ इसमें लगाता है और इसमें बिल्कुल अलग आता है। जीके और करंट अफेयर, तो देखो करंट अफेयर में जो इसमें टॉपिक दिए थे, खेल के टॉपिक दिए थे, और अब मुझे एग्जैक्ट याद है, खेल का पुस्तक के टॉपिक दिए थे। तो जैसे खेल टॉपिक था तो मैंने एक किसी की वीडियो आई थी, अब मुझे याद नहीं, तो ऐसे खेल के नोट्स बना लिए थे कि 2022 में कितने खेल हुए, ये सब खेल के बने हुए हैं, खेल चल रहा है तो स्पोर्ट के मैंने ऐसे करके नोट्स बना लिए थे। ये मेरे पुराने नोट्स हैं और इसमें सबसे स्टार्टिंग में पॉलिटी दे रखी थी, अगर आपने नोटिस किया होगा जी के, तो मैंने पॉलिटी के सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिख लिए, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे करके लिख ली थी ये पूरी। और एक इसमें साइंस और उसका दे रखा था, तो मैंने ये भी लिख लिए थे त्योहार कहीं से। ये संविधान संशोधन है जितने भी होते हैं, और ये मैंने कुमार गोलव सर की वीडियो से बनाए थे, पर मैंने सारे लिख रखे थे और मैंने साथ में हेडक्वार्टर भी किए थे कौन सा, और जितनी बुक आई थी, नई बुक लॉन्च हुई थी, वो मैंने बुक भी करी थी। तो अगर आप देखो, अगर करंट अफेयर में आप पढ़ रहे हो, अगर केवीएस के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो उसके लिए एक तो खेल स्पोर्ट कौन सा कहाँ होने वाला है, अब कौन सा, मतलब अगर जैसे 2025 में आएगा तो 2024 में, अगर जैसे मैं पेपर दूंगी तो 2024 के सारे खेल कर लूंगी, और 2034 तक कौन सा खेल कहाँ होना है, महिला वाला पुरुष वाला, वो सब याद होने चाहिए। जैसे 2028 में कौन सा गेम कहाँ होगा, 2026 में कहाँ होगा, एक ऑस्ट्रेलिया में होने वाला, मतलब जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए। उस टाइम और पेपर 23 में हुआ था, तो मैंने 2020-30 तक के सारे कर लिए थे, कौन से कहाँ आएंगे, खेल का हो गया। इंपॉर्टेंट बुक कर लो जो उस टाइम चल रही थी, तो मैंने 1 साल पुरानी सारी बुक कर ली थी, तो मैंने डाल दिया था इंपॉर्टेंट बुक। तो वो जिसकी भी वीडियो आई मैंने वो खोल के लिख ली। खेल हो गया, बुक हो गया। अब पॉलिटी के लिए मतलब ऐसा मैंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने पॉलिटी पहले पढ़ रखी थी, तो मैंने एक तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल करे थे और संविधान संशोधन किए थे। किसी ने पूछा था इसके लिए बताओ, इतना ज्यादा मैंने 10-5 नंबर के लिए नहीं पढ़ा था। एक तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, संविधान, और कहाँ से हमने कहाँ क्या लिया, कहाँ से क्या लिया है, ये करा था, क्योंकि 5 नंबर की थी। मॉडर्न हिस्ट्री और ये मैंने नहीं करा था, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था 5 नंबर में इतना सब कुछ करूं। और एक मैंने इकोनॉमिक्स करा था, सिर्फ इकोनॉमिक्स में मैंने एक ही चीज करी थी, एक तो बजट और दूसरी करी थी जो 5 ईयर प्लान है। हाँ, ये दोनों किए थे, बस इतना ही किया था और इससे मेरा लग गया था। ये होगा इनकी कॉमन की बात। अब रीजनिंग में जो इसके टॉपिक दिए हैं वो 5 नंबर में आएंगे। जितने भी टॉपिक हैं वो DSSB में कॉमन है। DSSB में वैसे 17 टॉपिक है, इस उन्होंने कम दे रखे हैं। तो अगर यहाँ से आप रीजनिंग करते हो, रीजनिंग के लिए मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से पढ़ा था। इस टाइम मैंने पीयूष वासन सर का बैच परचेज कर रखा है, लेकिन उस टाइम मैंने ऑनलाइन जो भी टॉपिक थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने ऑनलाइन किसी भी सर से देख लिए थे। अब मुझे याद भी नहीं मैंने कहाँ से पढ़े, जो जो दे रखे थे। और मेरी रीजनिंग ठीक थी, मतलब मैं SSC की पहले तैयारी कर चुकी हूँ, तो मेरी रीजनिंग ठीक थी। तो 5 नंबर की। अब आपको देखो कॉमन सब्जेक्ट में क्या क्या हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। यहाँ से 60 नंबर का कवरअप हो गया और यहाँ पे ये इसका कवरअप हो गया। अब बात करते हैं GS का। मैंने KVS के लिए बता दिया, DSSB के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, GS की तैयारी कैसे करें। उसे मैप का थंबनेल लग रहा है, वो देख लेना, मैं वही करूंगी और जो होगा बाकी उससे देखा जाएगा, क्योंकि GS के लिए इतना ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। अब करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, ये मतलब इतना हिस्सा KVS का कंप्लीट हो गया। अब बात कर देते हैं जो इसमें कॉमन है, CDP 60 नंबर की, यहाँ आती है 100 नंबर की। देखो इसके लिए मैं NIOS पढ़ रही हूँ और बिना NIOS के होगा भी नहीं। अब इसके लिए मैंने क्या पढ़ा था, जो भी टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखे थे, जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ, उसको नेट पे सर्च किया, जो PDF आगे खोल के पढ़ लिया। NEP आया, NEP सर्च मारा, जो PDF आई, FLN आया, मतलब जो जो आ जाता था वो नेट पे सर्च कर लिया। जो भी PDF खुल, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लेगी, लेकिन 20-25 दिन में तुम्हारी CDP कवरअप हो जाएगी। और मैंने एक वीडियो में अपने नोट्स भी दिखाए थे कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, और मैंने आपको एक वीडियो में अपने नोट्स भी दिखाए थे। और
मतलब मैंने एसके मंगल की बुक थी, उनको इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ तो सारी चीज़ इंग्लिश में इजीली कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, तो मैंने वो सारी चीज़ जितने भी टॉपिक थे सब कर लिए थे। अब मैं बात कर तो, और सीडीपी के लिए मैं एनआईएस पढ़ रही हूँ। अगर तुमने केवीएस के लिए पढ़ लिया है और फिर तुम इसके लिए पढ़ रहे हो, अगर मान लो केवीएस की तैयारी करो, 60 नंबर की सीडीपी पढ़ रहे हो, तो 40% तुम्हारी DSSB के लिए भी तैयार हो गई। DSSB के लिए कम तैयार हुई है क्योंकि वहाँ 100 नंबर की आती है, और इसमें ना जो एजुकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर्ट और एजुकेशन से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आर्ट एजुकेशन से, तो वो एनआईओएस से कवर अप होगा या 11th-12th के एनसीईआरटी से। तो मतलब अगर तुम यहाँ से पढ़ रहे हो तो मैं सोचा ना इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। काफी हद तक सिलेबस सेम है पर ज्यादा सिलेबस सेम नहीं है। यहाँ लगभग 100 में से 40 नंबर तुम स्कोर करने लगोगे अगर तुमने ये वाला पढ़ लिया, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन साथ में तैयारी ले करना, पहले इसकी कर लो, इसकी तो काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। लगभग मैंने हिंदी, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के लिए बता दिया, यहाँ सीडीपी के लिए बता। अब जो इसमें अलग टॉपिक है, मैथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैं मैथ की बात करती हूँ DSSB के लिए, क्योंकि मैंने दोनों का मतलब DSSB का तो कभी नहीं दिया, केवीएस दे रखा है तो पता है, लेकिन DSSB की मैं साथ साथ तैयारी कर रही हूँ तो दोनों का पता है, क्योंकि दोनों के प्रीवियस ईयर देख रखे हैं। तो अगर मैं मैथ की इसमें बात करती हूँ तो इसके मैथ के चक्कर में ये मत सोचना कि इसका मैथ क्लास 10 तक कर लो, बहुत है, बस बहुत है। क्लास 10 तक का भी ज्यादा बता, मतलब इसमें एरिया, सिमेट्री, जो क्लास 10 का 9th और 10th में एनसीईआरटी लग रही है वहां से कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में, तो यही पूछा था 48 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे केवीएस में जो उन्होंने पूछा था। और DSSB के लिए बात करें तो पूरा एसएससी लेवल है। मैंने आपको एक पेपर में बताया भी था कि कौन कौन से क्वेश्चन आता है, तो मैथ बिल्कुल इसका अलग है। अगर तुम केवीएस की तैयारी करो 9th-10th का, मतलब 6th से ले जाओ, किसी मैथ वीक है 6th से लेकर 10th तक पे अपलोड कर लो। और जो मैंने नहीं किया था, जो मैं बता देती हूँ, जो मैंने नहीं किया था, जैसे ना इन्होंने कोई क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई स्क्वायर है ये रेक्टेंगल से कैसे सिमिलर है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नहीं है, सॉल्व करने वाले मैं जल्दी कर लेती हूँ, तो इससे कैसे सिमिलर है, क्या क्या इसकी साइड इसके इक्वल होगी, इस तरीके से करके क्वेश्चन था। या जो जैसे ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसफर्स कर रही है, तो ये दोनों एंगलों का जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम 180 होता है। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, जो 9th-10th क्लास के एनसीईआरटी ही से ही होंगे। या एक क्वाड्रिलेटर दे दिया था, उसकी साइड दे दी थी, तो उनके बारे में भी पूछ रखा था। तो आप ज्योमेट्री का ये वाला पोर्शन भी देखना कि ज्योमेट्री में जो ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से, क्योंकि अगर मान लो 20 में से 16 क्वेश्चन सॉल्व करने के दे दे तो 4 इस तरह के दे देते, तो मेरे से नहीं हुए थे, मतलब पेपर में नहीं हुए थे, समझ में ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने तुम्हें बताया जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पूछ ली, हमें कॉन्सेप्ट याद है, फॉर्मूला याद है, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करने में भूल जाते हैं। तो इसका मैथ और इसका मैथ बिल्कुल अलग है। इसका एसएससी लेवल का तुम्हें बिल्कुल परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, CISI, बोर्ड स्ट्रीम, ये सब करने पड़ेंगे। इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। 11 जो इसमें टॉपिक दे रखे हैं, एरिया, पेरीमीटर और सिमेट्री, मेंसुरेशन, जो भी दे रखे हैं मुझे याद नहीं सिलेबस, लेकिन इसका इतना आसान है, इसका बिल्कुल एसएससी वाला लेवल है। आपको परसेंटेज करनी पड़ेगी, CISI करनी पड़ेगी, और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, सब करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार करो, ये तैयार कर लो। और अगर इसका मैथ तैयार करने से DSSB का मैथ तैयार नहीं होने का, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गई मैथ की बात। तो आप पहले इसका कर लो, फिर बाद में इस पे आ जाना। 2-3 महीने में हो जाएगा अगर बिल्कुल बिगनिंग से भी। लेकिन इसके लिए ना किसी का कोर्स ले लो, या तो आदित्य रंजन सर का, मैंने गगन प्रताप सर का ले रखा है, या हिंदी मीडियम से हो तो राकेश यादव सर का ले लो, वो भी अच्छा पढ़ाता है हिंदी मीडियम के लिए, मतलब एसएससी वाले टीचर का ही लेना किसी। तो ये हो गई मैथ की बात, यहाँ मैथ ऐसे हो जाएगी। अब बचता है क्या बचता है, EVS और कंप्यूटर। ये सारे इसके सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब मैं बता देती हूँ EVS के और कंप्यूटर के। यहाँ EVS और यहाँ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो जो इन्होंने टॉपिक देखे थे, मैंने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा किसी भी कंपटीशन के लिए, और EVS के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि EVS कहाँ से पढ़ें, वो देख लेना, या मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। किसने कहा था वो बहुत ज़्यादा है, देखो मैंने इतना ही पढ़ा था, मतलब कहीं से मुझे वीडियो मिल गई थी। ये जो मैंने थीम निकाले थे वो मैंने ऐसे ही पढ़े थे, तो क्योंकि EVS में बहुत हार्ड क्वेश्चन भी इन्होंने दिए थे, वो थीम देख लेना। जो भी इन्होंने थीम दे रखे हैं, जैसे वाटर की थीम दे रखी थी, जो जो थीम देखे मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, वो देख लेना। यहाँ से 20 नंबर की EVS तुम्हारी हो जाएगी। बात है कंप्यूटर की, देखो मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, और मेरे रिटर्न में 5 से 5 मार्क्स थे जब मैंने आंसर की से निकाले थे। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो भी टॉपिक देते उसके ऑनलाइन ऐसे नोट्स बना लिए थे। ये आपको मेरे नोट, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करा, जो भी मुझे मिलता था मैं लिख लेती थी। पहले मैं कंप्यूटर की शीट बनाई, इस तरीके से जो भी था मैंने सब कुछ नोट्स बना लिए थे अपने
खुद के जो भी आता। और मैं स्टिकी नोट, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता था या मॉक में कोई नया क्वेश्चन मिल लिया वो लिख लिया। और मेरे को एक वीडियो PDF मिली थी कंप्यूटर की बुक की, मैंने ऐसे डाला था कंप्यूटर बुक PDF, तो उन्होंने वहाँ पे 200 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन दे रखे थे। वो मैंने 200 क्वेश्चन भी लिखे, इसमें कहीं लिख रहे होंगे, मुझे याद भी नहीं, पता नहीं कौन सी PDF थी, उस टाइम मिली थी। सारे करने के बाद ना मुझे बहुत सारे एक क्वेश्चन मिले थे, तो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें नोट डाउन कर दिए थे। यहाँ शायद आपको क्वेश्चन लिखे हुए दिख रहे होंगे। तो जो टॉपिक का जिसका भी क्वेश्चन था, तो मैंने कंप्यूटर का ऐसे पढ़ा था। देखो कंप्यूटर मुझे नहीं आता, हो सकता है आपको आता हो, तो उस टाइम मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था। उसने इतने कंप्यूटर के नोट्स बनाए, तो मेरे 5 में से 5 नंबर आ गए। तो उसका सबसे बड़ा रीजन था मुझे वो PDF मिल गई थी, बहुत अच्छी PDF थी, जिसमें आई थिंक 200 या 250 क्वेश्चन थे, सबके मेमोरी के, सबके अलग अलग। पहले पूरा चैप्टर दे रखा था, फिर वो दे रखा था, वो मैंने वहां से कर ली थी। तुम भी सर्च मार लेना, पता। अब मुझे ये सच में नहीं याद वो कौन सी PDF थी। मैंने वो ली और उसके नोट बना लिए और 6-7 दिन में नोट बना के तैयार कर लिए थे। फिर रटने का काम रह गया था कि रटो, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर नहीं आता था, तो मैंने समझ के बस रटने का काम ज्यादा किया था। तो होप से तुम समझ गए होगे कि हमें कैसे पढ़ना है दोनों को साथ साथ। अब यहाँ बस आपको एक EVS और एक कंप्यूटर और मैथ अलग से पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर, EVS और रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, और क्योंकि मैथ इसमें बिल्कुल अलग है। होप से आप समझ गए होगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और हाँ, एक टिप और देना चाहूंगी मैं KVS के लिए और PRT के लिए। अगर आप तैयारी करो तो 2 महीने 1.5 महीना में आप ये सब कवर कर लोगे। वहां से आपका DT+ PRT भी तैयार करो, दोनों पेपर हैं, दोनों के साथ साथ तैयारी आराम से हो जाएगी। बशर्ते आपको डेली 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा अभी से, तो आपकी दोनों की साथ साथ तैयारी हो जाएगी। मुझसे किसी ने पूछा था मैं किस चीज की तैयारी करूँ, मैं PRT कर रही हूँ, DT+ PRT की। KVS आएगा तो मैं उसका भी दूंगी, मेरे सारे नोट तैयार हैं, तो 1-1.5 महीने में मैं सारी चीज कवर कर लूंगी। EVS वगैरह वो के भी मेरे बने हुए हैं नोट, तो मैं सारी चीज 1-1.5 महीने में कवर कर लूंगी। कंप्यूटर के भी, इंग्लिश के भी, सब बने हुए हैं मेरे पास। बाकी मैं ये सब तो डेली पढ़ती हूँ, तो वो तो सब हो ही जाएगा। मैं CTP डेली पढ़ रही हूँ NIOS से, तो बाकी जो पहले आएगा मैं उसको दूंगी। और फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करके दूंगी। पिछली बार मैं ओवर कॉन्फिडेंस थी कि मेरा अच्छे नंबर है, तो वो मेरा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।